स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये चैप्टर नंबर 2 है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक अच्छा सा टॉपिक है। इसके पहले के जो वीडियोस हैं, मतलब इसके पहले के टॉपिक हैं, उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि क्लास 11 केमिस्ट्री का कोर्स इतने अच्छे से करा रहा हूँ कि आपको कोई कोचिंग वगैरह भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, ये क्या होता है। देखिए सिंपली बात, अगर आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझना है और अगर आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझ में आ जाएगा तो आपको सिंपल हो जाएगा यहाँ पे बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर का एटॉमिक मॉडल जो हाइड्रोजन के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो देखिए सिंपली स्पेक्ट्रा क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रेडिएशंस के थ्रू प्रिज्म में जब हम रेडिएशन को स्ट्राइक करवाते हैं, सिंपली देखिए इस तरीके के कोई प्रिज्म में हम जब रेडिएशन को स्ट्राइक करवाते हैं तो वो क्या होती है कि यहाँ पर ये हमारी फोटोग्राफिक फिल्म होती है, इसमें हमें क्या शो करती है, यहाँ पर इस तरीके से रिजल्ट देता है। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट देता है ये कलर्स के फॉर्म में होता है। अब ये देखिए स्पेक्ट्रा दो तरीके के, तो दोनों केस में अलग होता है। एक होता है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है एब्जॉर्प्शन। दो तरीके के हमारे स्पेक्ट्रम होते हैं, तो दोनों स्पेक्ट्रम के केस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इमिशन। देखिए सिंपली इमिशन आपको समझना है ना, तो यहाँ पर इमिशन जो स्पेक्ट्रा है, इमिशन स्पेक्ट्रा जो है सिंपल है। कैसे सिंपल है, इसके अंदर दो आते हैं। ठीक है, अगर दोनों समझ जाओगे तो इमिशन स्पेक्ट्रा आप समझ जाओगे। देखिए इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या है कि हम यहाँ पर एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, दूसरा क्या होता है यहाँ पर लाइन। आप दोनों समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। आप इसको समझते हैं तो देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा में देखिए क्या डिफरेंस है, हम उसके बाद में आपको कंटिन्यूस भी समझाऊंगा। देखिए सॉरी कंटिन्यूस नहीं, एब्जॉर्प्शन भी समझाऊंगा, और उसके बाद एंड में हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, जिसमें लाइमन, बामन, पिफोन, ब्रैकेट और ये वाली सीरीज आती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की। तो देखिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा सिंपल क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइट का यूज करते हैं। कौन सी लाइट, जो सन से आ रही है। ठीक है, हम लाइट रेज का यूज करके क्या करते हैं कि स्लिट लगा देते हैं। स्लिट होता है, देखिए बेसिकली स्लिट का काम क्या होता है कि लाइट को एक ही डायरेक्शन में, वो जो लाइट ऊपर नीचे, मतलब कि जैसे देखिए अगर कोई लाइट यहाँ से ऐसी जा रही है तो वो वापस चली जाएगी, कोई लाइट यहाँ से ऐसी जा रही है तो वापस चली जाएगी। जो सीधी यहाँ से जाती है वो क्या करती है कि जब हमारे प्रिज्म में टकराती, तो आपको पता है कि यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म होती है, इसमें क्या करती है कि बैंड होती है। अब आपको पता है कि लाइट हमारे कितने कलर में बैंड होती है, 7 कलर में बैंड होती है। ठीक है, 7 कलर में बैंड होती है, और 7 कलर में बैंड होने का BIBGOR। ठीक है, ये क्या होता है, वायलेट, ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखिए इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से हमारा जो स्पेक्ट्रम मिलता है, इस तरीके से जो हमारा सिंपल लाइट से स्पेक्ट्रम मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, उससे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा समझने का। अब देखिए इसका एक रीजन ये है कि मैं कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कलर होते हैं ना, ये जो 7 कलर होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। मतलब कि अगर 7 कलर मिल रहे हैं विजिबल रेंज के, ठीक है, विजिबल रेंज के 7 कलर जो मिल रहे हैं, तो ये रेड होगा, ऑरेंज होगा, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए कलर होते हैं। जैसे आप रेनबो को देखते हैं, उसमें कोई भी कलर सेपरेट नहीं दिखाई देता, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते रहते हैं। तो उसी स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे लाइन स्पेक्ट्रा की। ये लाइन स्पेक्ट्रा ही बहुत ज़्यादा आपके रोल प्ले करने वाला है बोर के एटॉमिक मॉडल में। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ गया, यहाँ से कंक्लूजन जो निकल के आ गया ना, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकल के आने वाला है। देखिए लाइन स्पेक्ट्रा की मैं आपसे बात करूंगा, तो लाइन स्पेक्ट्रा में सिंपली होता क्या है कि यहाँ पर जो है
हम क्या करते हैं, देखिए स्लिट लगा दी पहले, तो मैं आपको स्लिट बता देता हूँ। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो चीज़ें इस तरीके से हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इसके अंदर H2 गैस डाल दी। अब इस H2 गैस को अगर मैं हीट करूंगा, अब इस H2 गैस को मैं इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करूंगा, तो ये क्या होगा कि यहाँ से रेडिएशन को इमिट करने लगेगा H2 गैस। अब देखिए मैं आपको यहीं से कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे H2 गैस लेंगे या फिर इसकी जगह अगर आप NaCl लेंगे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब देखना, लाइन स्पेक्ट्रा हम उसे ही कहते हैं, सिंपली आप समझना कि अगर मैं यहाँ पर H2 गैस लूँ, इसको बहुत ज़्यादा हीट करूँ, या फिर H2 गैस लेने की बजाय मैं सोडियम क्लोराइड यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर लूँ और इसको बहुत ज़्यादा हीट करूँ, तो ये क्या होते हैं, रेडिएशंस को इमिट करने लगते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीजें इमिट होती हैं। जैसे लाइट कहाँ से आई, सन ने रेडिएशन को इमिट किया है, सन ने लाइट को इमिट किया तो वहां से आई, तो इमिशन हो रहा है, इमिट हो रही है। सिंपली ये भी क्या है, NaCl जो है यहाँ पे मैंने, चाहे आप H2 गैस रख दें चाहे सोडियम क्लोराइड रख दें, इन दोनों के केस में आप देखिए क्या होता है। सिंपली जब इसको हमने बहुत ज़्यादा हीट किया तो इनने रेडिएशन निकाली और वो रेडिएशन यहाँ से जाती हैं और प्रिज्म में इस तरीके से स्ट्राइक करती हैं, और प्रिज्म में स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होता है कि ये इस तरीके से जब यहाँ पे इमिट होगा, तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट में हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमें क्या मिलता है, लाइन मिलती है इस तरीके से, बीच बीच में गैप होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि पर्टिकुलर एक कलर की ही लाइन मिलती है। अगर मैंने यहाँ पे H2 गैस लिए तो मुझे H2 गैस की एक पर्टिकुलर लाइन मिलेगी, एक पर्टिकुलर कलर की। आप समझना कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट टेक्निकल क्या आता है, अगर आपने H2 गैस नहीं लिए, सपोज आप N2 गैस, आप N2 को तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा यहाँ पे, आप H2 गैस और ऑक्सीजन कोई सी भी आप गैस लेंगे, जो गैस आप यहाँ पे लेंगे और जो यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी और यहाँ पे जब प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होके और आप यहाँ पे स्क्रीन में देखेंगे, तो हर एक गैस की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होगी और अपना अलग अलग कलर होगा। ये चीज़ आप एक कॉपी में पॉइंट में नोट कर लीजिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे H2 गैस लूँ और अगर कोई सी भी गैस लूँ सिंपली, तो जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा ना, अगर मैं H2 गैस के लिए 10 बार यही एक्सपेरिमेंट करूँगा तो मुझे 10 की 10 बार वही चीज़ मिलेगी, वही वेवलेंथ मिलेगी जो H2 गैस के एक एक्सपेरिमेंट से लेकर 10वें एक्सपेरिमेंट। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैं अब आपको एक एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने क्या कहा था आपसे कि चाहे आप ये ले लीजिए, जरूरी नहीं कि H2 गैस लूँ, मैं O2 और अलग गैसेस ले सकता हूँ, और हर एक गैसेस की, हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होगी। और चाहे आप, जैसे आप अभी O2 का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बाद में आपने 3 दिन के बाद अगर O2 का एक्सपेरिमेंट किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो अलग कलर देने लगेगा। ऑक्सीजन का जो यहाँ पर हमें मिलेगी वेवलेंथ, यानी कि जो हमें कलर मिलेगा, कलर कह सकते हैं, वेवलेंथ कह सकते हैं, जो वेवलेंथ हमें मिलेगी वो आप चाहे कभी भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, उन्हीं वेवलेंथ के रेंज में यहाँ पर हमें O2 हमें देगा। ठीक उसी तरीके से मैं आपसे बात करूँ NaCl की बात करता हूँ, सोडियम के मैं किसी भी सॉल्ट की बात करूँ, NaCl, NaBr, NaI, किसी की बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह, इस H2 गैस की जगह मैं अगर ये लूँगा, तो सिंपली क्या होगा कि जब हम यहाँ पे स्क्रीन में, यहाँ पे मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पे देखेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमेशा हमें 2 येलो लाइंस दिखेंगी। हमेशा आप अगर सोडियम को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको हमेशा येलो कलर की 2 लाइनें दिखेंगी। वहीं अगर आप पोटेशियम का करेंगे, पोटेशियम के अगर सॉल्ट की आप बात करेंगे, पोटेशियम की यानी कि KCl, KBr, इनकी बात करेंगे, इनको अगर आप हीट करेंगे तो हमेशा आप स्क्रीन पर वॉयलेट कलर को पाएंगे, वॉयलेट कलर की लाइंस को यहाँ पर देखेंगे। तो इस चीज़ से ये कंक्लूजन निकल के आया। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम कहते हैं किसको, यहीं से कंक्लूजन निकल के आया। अब यहाँ से ये कंक्लूजन तो आप समझ गए कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड या फिर KCl या KBr या फिर गैस लूँगा,
सभी के केसेस में आप क्या देख रहे हैं, सभी के केसेस में आप ये देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक फिक्स्ड वेवलेंथ है और वो अपना एक पर्टिकुलर शो करेंगी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। अगर आप सोडियम क्लोराइड के यानी सोडियम के सॉल्ट की बात करेंगे तो वो हमेशा येलो कलर देगा और उसकी एक फिक्स्ड वेवलेंथ होगी किसी वेवलेंथ की रेंज में। ठीक उसी तरीके से KCl या KBr पोटेशियम के सॉल्ट हमेशा वॉयलेट कलर को फॉर्म करेंगे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ। ठीक उसी तरीके की H2 गैस की मैं बात करूंगा, किसी भी गैस की बात करूं या फिर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे कि कहते हैं कि आपके हाथों की जो रेखाएं हैं, जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो वर्ल्ड में मतलब दुनिया में आपके जैसा किसी का नहीं होगा, मतलब कभी भी मैच नहीं होता DNA। मतलब सिंपली बात करूँ कि हाथों के फिंगरप्रिंट्स कभी किसी से मैच नहीं होते। तो ठीक उसी तरीके से दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी अपनी एक वेवलेंथ है और सबकी अपनी एक क्या है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस चीज़ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम लाइन स्पेक्ट्रम को या लाइन स्पेक्ट्रा को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपसे बात करना चाहूँगा सिंपल, आपसे मैं बात करना चाहूँगा इसके बाद ये दो चीज़ समझ ली। अब इसके बाद हम आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है। तो जैसे मैं आपने क्या समझा इमिशन, ठीक उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि यहाँ से लाइट आई, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस तरीके से कोई भी सब्सटेंस रख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रख दिया NaCl। कुछ भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें प्लेस करेंगे तो आप डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। सिंपली आपको ये तो पता है कि जब मैं वाइट लाइट को स्पेक्ट्रम से प्रिज्म से पास करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 7 कलर मिलते हैं। आपको तो पता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है। लेकिन अगर मैं इसके बीच में क्या करता हूँ कि कोई कंपोनेंट या फिर कोई सब्सटेंस प्लेस कर देता हूँ तो जब ये लाइट इससे पास होके जाएगी, यहाँ सॉल्यूशन सपोज पे हमने NaCl का सॉल्यूशन क्या किया था प्लेस, तो जब ये वाली लाइट यहाँ से बैंड होगी तो ये 7 कलर में स्प्लिट होगी। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या होगी कि यहाँ पर हमें ब्लैक लाइंस देखने के लिए मिलेंगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि NaCl यहाँ पे वाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रिज्म में हमें जो यहाँ पे येलो होता है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि ब्लैक कलर की यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती है। ब्लैक कलर की यहाँ पर सीधी मैं बताऊँ तो लाइन दिखाई देती है। जैसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि हर चीज़ें कंटिन्यूस होती हैं, यानी कि एक दूसरे से ओवरलैप होती है, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा कलर अलग अलग है नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए होते। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे NaCl प्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारी वाइट लाइट है उसकी कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है NaCl, जिसके कारण हमें इस फोटोग्राफिक प्लेट में क्या दिखाई देता है कि येलो कलर के पास कुछ ब्लैक कलर की लाइंस। इससे हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि NaCl कुछ चीज़ें वाइट लाइट के कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी स्पेक्ट्रा को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और इसमें कुछ भी नहीं था, इतना ईजी था। अब ये चीज़ तो हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम इसको कह सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम उससे कोई दिक्कत नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें हेल्प करेगा बोर के मॉडल को समझने में। अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ये चीज़ है। मैंने आपको क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम हमें बताना। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करते समय कि हमें यहाँ पे इसके अंदर H2 गैस ले लेनी है, ठीक है, सिंपली, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। H2 गैस को हीट किया, ये क्या होगा, यहाँ से इमिट करेगा, स्लिट से जाएगी रेडिएशन, हमें प्रिज्म से क्या होगी, बैंड होगी। और जब प्रिज्म से बैंड होगी तो हमें स्क्रीन पे क्या मिलेंगी, इस तरीके की लाइंस मिलेंगी, एक डिफाइंड वेवलेंथ की। मतलब कि कभी भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझा दिया कि हर एक एलिमेंट की, हर एक सब्सटेंस की, हर एक गैस की, एलिमेंट तो सभी होता है चाहे गैस हो चाहे, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक डिफाइंड वेवलेंथ है। तो ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या होगी कि वेवलेंथ आएगी। अब इसी को देखते हुए, इन्हीं लाइंस को देखते हुए
सिंपली हमें यहाँ पर देखिए क्या मिलता है, इस तरीके से हमारा एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बनता है मेनली इस तरीके से। देखिए अब ये उतना ज़्यादा नहीं है, सिंपली देखिए इस तरीके से बनता है, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारा बनता है, यहाँ मतलब पूरा बनेगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बुक में भी इसको देखेंगे ना तो बस देखिए इस तरीके से बना है और इस तरीके से उसकी रेंज दी गई है, ठीक है, इस तरीके से उसकी रेंज दी गई। तो ये वाली जो रेंज होती है होती है विजिबल की, मेनली देखिए विजिबल, और यहाँ पर क्या होती है अल्ट्रा वायलेट, और इधर होती इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रारेड होती है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज जो होती है मेनली विजिबल रेंज की सीरीज को हम क्या कहते हैं बाल्मर, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट की कहते हैं लाइमन, ठीक है। यहाँ पर क्या आती है पास्चन, पिफुंड और ब्रैकेट, ये तीन जो होती है वो इंफ्रारेड के अंदर आती हैं, और विजिबल के अंदर बाल्मर सीरीज आती है, और जो अल्ट्रा वायलेट होती है उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। सिंपली इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है वो इस तरीके से, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी लाइंस होती हैं, अब इन लाइन की कैलकुलेशंस करने के लिए हमें यहाँ पे रिडबर्ग ने 1890 में रिडबर्ग ने यहाँ पर एक इक्वेशन दी। देखिए ये जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस होती ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हमें जैसे सपोज आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि इसको मैं कितनी इसमें लाइंस बन रही है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कितनी लाइंस बन रही, इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, इसकी वेव नंबर को कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, इसकी वेव लेंथ को मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, लैम्डा को कैलकुलेट करना चाहूँ, तो कैसे करूँगा। तो इन्हीं चीज़ को कैलकुलेशंस को लेते हुए यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ दी थी, इसको हम कहते हैं रिडबर्ग। तो यहाँ पर वेव नंबर जैसे हमें निकालना हो तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू होता है R1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे जो R दिख रहा है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। यानी ये क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यहाँ पे मैं पुट कर दूँ। और अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है यहाँ से तो क्या वेव नंबर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। मेनली हमें क्वेश्चन यहीं से आता है कि हम वेवलेंथ कैसे फाइंड करें, यानी कि लैम्डा कैसे निकालें। तो आप ये जो इक्वेशन देख रहे हैं इसको आप इक्वेट कर सकते हैं 1/λ से। तो इसकी इक्वेशन के साथ अगर 1/λ से आप इसको हटा के, ये जो है इसको फ्रीक्वेंसी को आप हटा के 1/λ करेंगे और यही रहने देंगे, तो इससे आप निकाल सकते हैं लैम्डा की वैल्यू। अब सिंपली अगर देखिए ये तो हमारा रिडबर्ग ने दिया, अब हम क्या करते हैं, देखिए रिडबर्ग ने दिया तो ये सही चीज़ है। अब इसमें जो n1 है n2 है, ये भी हमें समझना होगा क्या होता है। देखिए n हर सीरीज़ के लिए अपना अपना अलग है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं लाइमन की, तो लाइमन के लिए n1 1 होगा, ठीक है, लाइमन के लिए n1 1 होगा, और n2 जो होगा वो 2 से शुरू होगा, 2 3 4 आगे तक, ठीक। उसी में बात करूं बाल्मर की, बाल्मर में क्या होगा n1 जो होगा वो एक ही होगा, लेकिन जो n2 होगा वो क्या होगा 3 4, मतलब कि इस तरीके से होता है, 2 को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखोगे और समझ जाओगे। लाइमन बामन पास्चन, ठीक है, हम बात कर लेते हैं पास्चन की। तो पास्चन में n1 तो 1 ही होगा, लेकिन n2 जो होगा 4 5 6। उसके बाद ठीक उसी तरीके से पास्चन के लिए, और ठीक उसी तरीके से ब्रैकेट के लिए, ठीक उसी तरीके से पिफुंड के लिए। यहाँ पर पिफुंड पहले लिख दिया, इसको आप गलत मत कर देना, ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे पिफुंड। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि आगे निकाल सकते हैं वैल्यूज़ को। अब इतना तो हमने समझ लिया, यही हमारा सिंपल समझने का मतलब था। अगर मैं पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए निकालूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो फॉर्मूला आपको दिया है रिडबर्ग ने, न्यू इज इक्वल्स टू R1/ये² माइनस 1/n2² इंटू हमें z², और ये z जो होता है इसको कहते हैं एटॉमिक
नंबर, सिंपल से आप समझना। एटॉमिक नंबर, अगर H2 की बात की गई है तो H2 का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक। अगर अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम वहाँ पे अगर चाहते हैं कि मैं उसकी वेव नंबर निकालूँ या लैम्डा वेव लेंथ निकालूँ, तो हमें क्या करना होगा कि उसके एटॉमिक नंबर को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपल इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है। अगर लाइन स्पेक्ट्रा समझ में आया है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझ में आएगा। सिंपली मैंने सारी चीज़ें एक के बाद एक समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, इतना टफ नहीं है। देखिए, अगर आप MP बोर्ड से हैं और किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से हैं, बोर्ड में अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा सिंपली आपसे पूछा जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पूछा जाएगा, CBSE बोर्ड में भी अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पूछा जाएगा, तो वहाँ पर इसके ऊपर मैं आपसे बता सकता हूँ कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल यहाँ से कहाँ पे आते हैं, JEE में आते हैं, ठीक है, नीट में आते हैं। मेनली मेरा फोकस जो है यहाँ पे आपको क्या है कि अच्छे मार्क्स दिलवाने, किसमें, बोर्ड्स में, तो मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें मैं सेट करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे नीट और JEE के लिए यहाँ पे आपको पढ़ाना होता तो मैं यहाँ पर इतना थ्योरी ना बताने का, न्यूमेरिकल पोर्शन से शुरू करते। तो सिंपली मेरा यही समझाने का मतलब है कि अगर आप चाहते कि मैं बोर्ड में अच्छे मार्क्स को लाऊँ, किसी भी बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, और CBSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में हो, तो मैं ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये जो वीडियो मैंने बनाई है अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को फॉलो कर लीजिए बिल्कुल सब्सक्राइब के साथ।